दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। सेशन करने के दो बहाने थे। एक बच्चे ने आज छत्तीसगढ़ टेट का जो पेपर हुआ है 1 या 2 दिन पहले वो भेज दिया, तो मैंने सोचा चलो इसको सॉल्यूशन करवा देंगे, इस बहाने मिल लेंगे। दूसरा, आज माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने बोल दिया। अब किस एग्जाम के बारे में बोला? यदि वो आईएएस के बारे में बोलते हैं, आरएस के बारे में बोलते हैं, ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड के बारे में बोल दें, वो चर्चित नहीं हो। लेकिन उन्होंने राजस्थान की एक प्रकार से राष्ट्रीय परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में बोल दिया। उस परीक्षा को आप जानते हैं, रीट। रीट का नाम आते ही दुनिया भर का दर्द उमड़ने लग जाता है। इस रीट से 4 साल हो गए, अभी भी रीट ही चल रही है, जबकि ग्रेड थर्ड की एग्जाम है। अब लोग गाइड वाले ग्रेड थर्ड भी नहीं लिखते, हम लोग ग्रेड थर्ड सही नहीं है तो अध्यापक देना शुरू कर दिया। कहां कहां रूप बदलते गए। इस रीट ने पता नहीं क्या क्या रंग दिखाए हैं, लेकिन आज भी जो लोकप्रिय नाम है वो रीटी है। और ये इतना व्यापक शब्द है कि इसकी जब चर्चा चाहे विधानसभा में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, ये व्यापक रूप से सबको प्रभावित करने लग जाती है। तो आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया साहब कि जनवरी में रिट मेन एग्जाम हम करवाने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मेन एग्जाम जनवरी में प्रस्तावित थी। अब जनवरी में उन्होंने बोला कि नहीं बोला, बट एक पर्टिकुलर डेट को पकड़ा गया कि 5 जनवरी को रिट मेन का एग्जाम प्रस्तावित है। अब इतनी बड़ी एग्जाम, राष्ट्रीय परीक्षा, जिसकी डेट आ जाए और उसकी चर्चा नहीं हो, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता है कि फिलहाल शाम को उनके बोलने के बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि रिट एग्जाम जनवरी में। अरे भाई, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम भी तो है, ग्रेड सेकंड एग्जाम भी है दिसंबर में, उनकी विचारों की कोई चर्चा नहीं करता, और यहां रिट का नाम लेते ही साहब माहौल बन चुका है। देखिए, रिट जनवरी में होनी थी। अब वो 5 को हो कि 10 को हो कि 15 को हो या 25 को हो, प्रस्तावित तो जनवरी है। बाकी तो देखिए आगे होता क्या है। रिट परीक्षा कब होने लगी थी और कब जाके हुई, वो एक अलग मुद्दा है। बट ये मान लें कि अपन ग्रेड थर्ड एग्जाम जनवरी में ऑन टाइम पे हो जाएगी, और आप यही मान के चलिए कि ग्रेड थर्ड एग्जाम ऑन टाइम पे हो जाएगी। अपन तो यही मान के चलते हैं कि भाई हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आपके क्या सवाल हैं और बताएं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ये तो चाहते हो आप लोग जनवरी में ही होना चाहते हो, भाई जनवरी की चाहते हो, जनवरी में हो रही है। अब जनवरी में पर्टिकुलर डेट के लिए अगर अपन कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि 5 जनवरी को हो जाएगी। ये देखिए, नए साल की शुरुआत है, फर्स्ट वीक में होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है वैसे तो, ठीक है। लेकिन शायद ऐसा कुछ 5 जनवरी का नाम उन्होंने बोला नहीं मेरे अकॉर्डिंग, शायद जनवरी बोला है। अब बाकी तो मीडिया में खबरें आ रही हैं, न्यूज चैनल पे तो ये आ रहा है कि 5 जनवरी, ठीक है। बाकी मुझे उनके स्पीच में कहीं 5 जनवरी शब्द दिखाई नहीं दिया, बट जो भी है 5 जनवरी बोला है कि नहीं बोला है, कयास लगा लिए। मैं मानता हूं कि यदि 5 जनवरी उन्होंने नहीं बोला है तो ये एग्जाम एक प्रकार से 20 जनवरी के आसपास होनी चाहिए। यदि उन्होंने 5 जनवरी नहीं बोला है तो ये 20 यानी कि लास्ट वीक में एक प्रकार से 20 जनवरी से के आसपास हो सकती है। मैं जहां तक मेरा एक मत दे रहा हूं, यदि उन्होंने 5 जनवरी बोला तो हो सकता है 5 जनवरी को करवा लें। यदि उन्होंने सिर्फ जनवरी माह बोला है तो मेरा मानना है कि 20 जनवरी के आसपास एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि अभी सर्दियां आ रही हैं, जनवरी आएगी, दिसंबर से पहले ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी इस चीज को लेकर ज्यादा चिंता ना पालें, और कोई भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 महीने बहुत पर्याप्त होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। आज हम बाकी मैं आपके सवाल लेता रहूंगा, याद रखना, बाकी आपकी बातें करते रहेंगे। आज एक बहुत अच्छा पेपर है, अच्छा लेवल का पेपर है, छत्तीसगढ़ टेट का पेपर साइकोलॉजी का। ये 30 प्रश्न आपको एक नई दिशा देंगे, वर्तमान समय में साइकोलॉजी का क्या पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। उसके बाद में कोई प्रश्न होंगे तो आपको ले लूंगा। देखिए, जनवरी बोला है तो फिर 20 जनवरी मानिए। स्मार्ट स्टडी पे चर्चा करेंगे, कल एक सेशन रख लेंगे स्मार्ट स्टडी का। अभी तो पेपर आप देख लें इसको। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक, पहला प्रश्न था। पावलोव नहीं है
इन्होंने स्पेशली अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। मैकडूगल इमोशनल डेवलपमेंट पे, मूल प्रवृत्तियों पे काम किया है। जीन पियाजे, इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट दोनों पे काम किया। नैतिक विकास सिद्धांत तो 1932 में दिया था, जिसमें नैतिक विकास को उन्होंने परिभाषित किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? सी, पियाजे। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न देखिएगा। एन सुलीवन, जिन्होंने हेलेन केलर के, एनी सुलीवन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में काम किया, किससे पीड़ित थी? याद रखना, तो ये सब लोगों को पता है, ठीक है। इस पे एक मूवी भी बनी है, शायद ब्लैक मूवी अपने रास्ता में बनी थी, अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी की, ठीक है। उस मूवी को देखने से ही प्रश्न का उत्तर आंसर सही हो जाएगा। याद रखना। सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या रेट में? मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, मेरा जो मुझे लग रहा है फिलहाल होगा। हाँ सही कह रहे हो, डीके गोदारा कह रहा है कि आवाज ज्यादा होने से 5 जनवरी सुनाई दिया, जबकि 5 जनवरी उन्होंने बोला नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बहुत ही एकदम आराम से बोलने वाले हैं, इसलिए वो जनवरी का बोला होगा उन्होंने, 5 जनवरी नहीं बोलते हैं। 5 जनवरी बहुत जल्दी हो जाती है, मेरे अकॉर्डिंग 20-25 जनवरी। तो ये एनी सुलीवन जो थी वो ब्लाइंड थी, याद रखना, कंप्लीटली ब्लाइंड थी, याद रखना। क्या थी? याद रखना, कंप्लीटली ब्लाइंड थी, याद रखना। दृश्य हानि, तो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम थी इनके, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, दृश्य विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम थी, ये ब्लाइंड थी, याद रखना, हेनी सुलीवन। तो ये विशिष्ट बालकों से जोड़ के इस प्रश्न को पूछा गया है कि हेनी सुलीवन, तो अच्छा प्रश्न है, आपको एक इंसाइट देगा कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है और आ रहा है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच में पुराने और नए के मध्य संतुलन बनाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जहां संतुलन शब्द आ गया, वहां जरा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए, पुराने की बात कौन करता है? एसिमिलेशन करता है, आत्मसातीकरण करता है। एसिमिलेशन क्या है? जो पहले से मौजूद है, जो पहले से आपने स्कीमा बना रखी है, उसी स्कीमा से आप जब नई प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं तो एसिमिलेशन है, ठीक है। यानी नई चीज आएगी वो पुराने में जुड़ जाएगी, ये आत्मीकरण है। समंजन एकोमोडेशन, जिसको आप व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जिसको एकोमोडेशन समायोजन बोल सकते हैं, ये वो होता है जब पहले से मौजूद ज्ञान में आप परिवर्तन करोगे, चेंज करोगे, संशोधन करोगे। तो जहां संशोधन होगा, याद रखना, वहां क्या होगा? एकोमोडेशन। तो संशोधन होते ही याद रखना एकोमोडेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात याद रखना। ज्ञान भंग है शांति की, इसने बात ही नहीं की है। संतुलन, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रेशन। संतुलन क्या है? इक्विलिब्रेशन है। इसको अपन साम्य धारण भी बोलते हैं। जब पुराने और नए के बीच का संतुलित जो मार्ग अपनाते हैं वो इक्विलिब्रेशन होता है, जो अपन बोलते हैं संतुलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, संतुलन। नॉर्मलाइजेशन की कोई खबर है क्या? रहा हो जाएगा, पूरा ध्यान से क्या कर रहे हो? रिजल्ट नहीं आया अभी। न्यू बुक कब आएगी? न्यू बुक आ चुकी है, आज जयपुर में आ चुकी है नई बुक। शैक्षिक परिदृश्य आरटी 2009, आरटी 2011 सब बढ़िया तरीके से डाले गए हैं। सूचना तकनीकी, साइकोलॉजी, ठीक है। कई बच्चों का डिमांड था कि सर साइकोलॉजी हमने 2 बुक ले रखी हैं, तो कोई बात नहीं, इसका भी प्रयास करेंगे कि सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य के अलग से भी एक बुकलेट निकाल दें। बट फिलहाल हमने कंबाइंड निकाली है, तो उसमें भी साइकोलॉजी को एक बहुत संतुलित रूप में रखा गया है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो रखा गया है। तो आज जयपुर में उपलब्ध हो चुकी है, कल जो लोकल सिटीज वगैरह आपके हैं, छोटे जो शहर हैं, वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। बाकी ऑनलाइन भी लिंक मैंने डाल रखा है, तो आप ले सकते हैं। अच्छी किताब है, अच्छा मैटर डाला उसमें। संतुलन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, संतुलन। चौथा प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ये बहुत इजी प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था संवेदी प्रेरक पहली है, औपचारिक चौथी है, प्राक संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल दूसरी है, और मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तीसरी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्राक संप्रत्यात्मक। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है, यह प्रश्न अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण। प्रतिबंध नहीं होता है, नियंत्रित वातावरण तो होता है। विशेष शिक्षा के प्रावधान में नियंत्रित वातावरण तो होता है, बट प्रतिबंधात्मक वातावरण नहीं होगा।
माता पिता की न्यूनतम सहभागिता, माता पिता न्यूनतम भागीदारी नहीं होती है, माता पिता को अधिकतम भागीदारी दी जाती है विशेष शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, तो न्यूनतम गलत है, याद रखना। गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, इसमें लिखा हुआ है गैर विभेदी कार्य, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा जिनसे उनकी श्रेणियां निर्धारित हो जाएं, तो ये सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। सार्वजनिक शिक्षा पे रोक, सार्वजनिक शिक्षा पे रोक लगा दोगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, तो सार्वजनिक शिक्षा रोक नेगेटिव रीजंस है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं करेंगे और मूल्यांकन पे बल दिया जाएगा। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ क्या शामिल है? 2 से 8 वर्ष के शामिल। अब ऐसे प्रश्न होते हैं ना, वहां कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है ना, लॉजिक लगाना पड़ता है। क्या लॉजिक लगाना पड़ता है? सर ये किसका पेपर है? छत्तीसगढ़ टेट का पेपर हुआ है कल या परसों में। छत्तीसगढ़ जैसे अपने रीट का पेपर होता है वैसे छत्तीसगढ़ का पेपर हुआ है कल या परसों ही हुआ है। सर रिजल्ट कब आएगा? शायद इस वीक में रिजल्ट पॉसिबली आ जाए आपके सामने, इस वीक में चांसेस हैं रिट के। रिट मैन एग्जाम कब की है? जनवरी, मेरे अकॉर्डिंग 15 जनवरी के बाद ही पॉसिबल होगी, बाकी देखो लोग कह रहे हैं 5 जनवरी को। सर रिट में करंट राजस्थान, राजस्थान का ही आएगा रिट में, रिट मेंस एग्जाम में राजस्थान का ही आएगा करंट, तो राजस्थान के अलावा नहीं पढ़ें आप। साइकोलॉजी को कैसे करें? साइकोलॉजी बहुत आसान है, किताब ले आओ, उसको पढ़ो, एक ऑब्जेक्टिव वाली किताब ले आओ, बस 2 किताबें ले लो, अच्छे से निकाल दो। साइकोलॉजी की बुक अपनी नई वाली आ गई, वो ले लो, बेस्ट किताब है वो, उसमें सब कुछ आ जाएगा, 50 नंबर का पार्ट है। तो मोटर यानी गामक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास, ठीक है, के साथ शामिल है, मतलब विकास के पहलू पूछ रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अनुकूलन क्षमता तो एक पियाजे के द्वारा बताई गई योग्यता है मानसिक क्षमता की। संप्रेषण क्षमता ये भी एक योग्यता है, दिगम का प्रकार है। भाषाई क्षमता ये अपना एक विकास का प्रकार है। तो यहां गामक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषात्मक विकास, ठीक है, बाकी ये सब एक पार्ट विशेष हैं, लेकिन भाषात्मक विकास इसमें होता है, तो इसमें विकास के पहलू एक प्रकार से पूछ रहा है बच्चे में, तो कौन सा हो जाएगा? भाषाई क्षमता विकास। क्या करिए दिनेश मेघवाल, क्या कर रहा है? पुचकी दीदी, क्या हुआ पुचकी को? टॉपिक क्या क्या बुक में? टॉपिक सब हैं, आरटी, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी और साइकोलॉजी के सब टॉपिक, जो ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग। ओके दिनेश बेटा, ये पुचकी के चक्कर में मत रिया कर, आप पुचकी कयान ले डूबी। मैं जो 2018 में शुरू करियो चैनल, ये जज से ही पुचकिन देख रहे हूं, और दिनेश मेघवाल तू नहीं, कम से कम 6, 7, 8, 9 बच्चों ने इस पुचकी का पीछा किया, और ये पुचकी हर चैनल पे उपलब्ध है, और तुम जैसे पुचकों को इसने इतना डाइवर्टेड किया है, तो बेटा सबसे बढ़िया काम ये है कि मैं पेपर हल करवा रहा हूं, इस पर ध्यान दे, चाहे कितनी पुचकी आ जा, लेकिन यदि तू पुचका के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए हो तो ये मान लेना 100% तू लग जाएगा, और इस पुचकी के चक्कर में जो तू पुचका बन चुका है, तो याद रखना धीर सिंह दाभाई सर कितना ही मोटिवेट कर दें बेटा, कोई इलाज नहीं है। और मैं तुम्हें 2018 से चेत कर रहा हूं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, कि समझ जाओ ये वक्त है जागने का, ये समय पुचकी का नहीं है, ये समय है खड़े होने का, अपने अंदर की आग को जलाने का, ठीक है, ये अब वक्त बदल चुका है, बेरोजगारी का समय है, इसमें टाइम ध्यान दो इन चीजों के ऊपर। हाँ तो भाषाई क्षमता आगे देखो रे, बीच में वो दिनेश कठाऊ पुचकिन लेके आया, देख एक वो ध्यान ही, मैंने कितनी बार बताई दे रहा बेटा, समझ जा रहे, कौन समझा लेगा। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आरटी 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरटी 2009 आपके रिट में भी आएगा, ग्रेड फर्स्ट में भी आएगा, सब में आएगा। आपको ग्रेड 3 में तो आरटी 2011 भी पढ़ना याद रखना, आरटी 2011 भी पढ़ना याद रखना, आरटी 2009 भी पढ़ना याद रखना, ठीक है। जीके की वस्तुनिष्ठ भाई तैयार हो रही है अपनी, तो बाकी मार्केट से आप कोई भी ले आओ, लेवल फर्स्ट बुक बताओ, कोई भी गाइड एक ले आओ, यदि आपको लगता है कि टाइम कम है तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस की बुक देखो, सब्जेक्ट में हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करो, मेरी तो राय है, सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को फॉलो करो। जिनके 79 है चॉइस वाले को, तो देखो हो सकता है बढ़ जाए नंबर, अभी आप उम्मीद जिंदा रखो, इतने नेगेटिव मत सोचा करो। मैं आपको इसलिए बोलता हूं हमेशा अपने आसपास की पॉजिटिविटी को, वाइब्रेशन को ग्रहण करो।
79 है तो भी चांसेस है, मैं तो ये कहता हूं 74 है तो भी चांसेस है कि आप तो 10 नंबर बढ़ जाएं कोई सी भी पारी में, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। साइंस की बुक के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो, बाकी गाइड तो मैं देख के बताऊंगा, मुझे रिव्यू करना पड़ेगा एक बार, सबको देखना। हाँ, मैथ की अपनी किताब आ चुकी है, साइंस में मैथ की किताब आ चुकी है, उन्हीं की नकुल सर की बढ़िया किताब है ग्रेड 3 के लिए, मैथ ग्रेड 3 की किताब आ चुकी है, आप उसको देख लें, बेटर किताब हो। सर मुझे आपका सहारा चाहिए, जय गुरुदेव। मैं तो आप सबका सहारा हूं, हारे का सहारा धीर हमारा। मैं तो तैयार हूं धर सके, बताओ कोई पदयात्रा पर चाल लो तो बड़े बता दो, चल चलांगा फातो। बिना कोचिंग के शुरू किए, बहुत बढ़िया बेटा, सुख पाओ, लागू रहे बस एक सही दिशा में, सही टाइम टेबल, सही लोगों के साथ। मतलब आपका जो पीयर ग्रुप होना वो बेस्ट बेस्ट होना चाहिए, इस पीयर ग्रुप का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बार बार बोला है, 5 दोस्त ऐसे बनाओ जो जिंदगी बना दें, जो आपको ये हमेशा कहें कि यार अच्छा होगा, जो मॉर्निंग में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। आज मैं ऐप पे लाइव क्लास ले रहा था, मैं बच्चों को ये बोल रहा था, ग्रेड 3 का ये लाइव बेस था उसमें, कि मॉर्निंग में मोबाइल को इग्नोर रखना है, अखबार को इग्नोर रखना है। 5 लोग ऐसे बनाओ या 10 लोग अपने आसपास ऐसे बनाओ जो हमेशा आपको ये कहें कि हाँ हम अच्छा करेंगे, जो कभी आपको एक नेगेटिव बात की बात नहीं करे, जिन पे कहीं असर नहीं हो और चीजों का। ये ग्रुप आपकी जिंदगी बना सकता है। और एक नेगेटिव ग्रुप, जहां 5 बच्चे हैं, 5 में से एक नकारात्मक है, वहीं से जिंदगी बर्बादियां शुरू हो जाती हैं, याद रखना। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, कंपटीशन कोई बड़ा नहीं है, समय बड़ा महत्वपूर्ण नहीं कि समय 3 महीने 2 महीने 1 महीने। मैं कहता हूं ग्रेड फेस्ट में अभी भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने देखा ऐसे बच्चों को जो 3 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पिछले 4 दिन में इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं और वो ये मान चुके हैं कि सर हम हार चुके हैं। मतलब परी, जैसे मैं भी अपना अवनी पब्लिकेशन में भी अपने एक परी व्याख्याता एग्जाम आयोजित कर रहे हैं, ऐसे हर कोचिंग वाला आयोजित करता है। वो एक अभ्यास मैच होता है, उसमें नंबर कम आ गए इसका मतलब है कि आपके 1 साल की तैयारी खराब हो गई। अरे नंबर कम आ सकते हैं, अभ्यास मैच में 0 पे आउट होने का मतलब ये नहीं है कि आप वार मैच में 0 पे आउट होने का मतलब नहीं अगले मैच में सेंचुरी नहीं मारोगे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभ्यास मैच में कभी नहीं चले, लेकिन मेन मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत गजब की रही है। जिंदगी में खिलाड़ी किस समय अपनी प्रेजेंटेशन कर दे, यह आपके जज्बे और जुनून पे डिपेंड है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, नेगेटिव लोगों को जिंदगी से बाहर निकालो, एक अच्छा टाइम टेबल सेट करो, एक सिलेक्टेड किताबें पढ़ो, अलग अलग लोगों की राय मानोगे ना, तो आज धीर सिंह सर की किताब के खिलाफ भी लोग बोलेंगे, मैं किसी और के खिलाफ बोल दूंगा। आज दुनिया में इतनी जीलिश ही है कि मेरी किताब को नॉर्मली मेरे साथ वाले सबसे कम सपोर्ट करते हैं, याद रखना। वो नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं डालेंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों की मान लो, मेरी मेहनत मान लो कि आज तक कंपटीशन एग्जाम में ये चरम पे रही है, 1 नंबर पे रही है। रिट में भी जो पर्सन कहीं और नहीं है वो अपनी किताब में से है। ये पेपर आप देखोगे इसके भी मैक्सिमम पर्सन, मतलब थ्रस्टन का टेम्परामेंट शेड्यूल जैसा पर्सन भी कोशिश किए। तो आप लाइफ में ये मत सोचिए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है। मुझे वो 5 लोग चुनने हैं जो मेरे लिए बेटर है, जो मुझे हमेशा ये कह सकते हैं कि यार हम अच्छा करेंगे। उन 5 में एक नेगेटिव इंसान नहीं होना चाहिए। ये पहली जीत होगी तुम्हारी ग्रेड 3 या ग्रेड 2 या ग्रेड 1 में बनने के लिए। बाकी लोग डिप्रेशन देने वाले हैं, अधिकतर लोग आपको तनाव में लाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, तो ये आपको बचना है इन चीजों से, ठीक है। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार आवश्यकता सहायता प्रदान के लिए घर पे माता पिता देखभाल करने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं, और देखना ऑप्शन में एक बार, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान, समावेशी शिक्षा, तो देखते ही समझ में आ जाएगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। और समावेशी शिक्षा कॉन्क्लेजिव एजुकेशन की बात करता है आरटी 2009, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटी 2009। और जिंदगी में याद रखना, अरे सिस्टम क्रिएट कर लो, मैं तो ये कहता हूं अपना सिस्टम खुद बनाओ। मैंने जो आज मोटिवेशनल डाला था यूट्यूब पे, उसका भी उद्देश्य ये था। चीज याद रखना, धीर सर की एक बात को याद रखना, जिंदगी में आपके आसपास के लोग कितने अच्छे हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हो, वो कितना अच्छा है। मेरा जरूरी नहीं कि आप मुझे फॉलो करें, जो आपको बेहतर लगे ना उसको फॉलो करें, बट अवसरवादी लोगों से बचें बस। अच्छे लोगों को चुनिए जिंदगी में, वही जिंदगी बदलेंगे, याद रखना। 5 लोग को चुन लेना जो जिंदगी में बहुत अच्छे लोग हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि, स्किनर ने एक प्रकार से ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, कोहलर ने इनसाइट थ्योरी,
बीएस ब्लूम ने क्या दिया था, शिक्षण स्तर। तो ये तो ऑलरेडी पहले एग्जाम में आ चुका, अपने रिट में आ चुका है। सर मैंने इस बार तैयारी शुरू की, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट इस वीक में चांसेस हैं, देखिए आपकी। नो का डी, हाँ नो का डी आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। ओके सर, आप आईसीटी करवा दो यूट्यूब पे। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए क्या चर्चा कर लेंगे, एक सेशन रख लेंगे, क्या कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड में, स्कूल मैनेजमेंट, आईसीटी और हिस्ट्री, तीनों के सेशन रख लूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा मैं। ओके। स्पेशल टीचर की वैकेंसी बेटा आने के चांस तो हैं, वैकेंसी तो आएंगी। सरकारों की हालत खराब है तो सब चाहते हैं कि कैसे भी करके लगे चेपे मीटर। मोटर विकास, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मोटर विकास मतलब गामक विकास। गामक विकास में सीक्वेंस क्या होता है? समीपस्थ शीर्ष पुच्छक, ये तो एकदम उल्टा हो गया, समीप से लेके ऊपर की ओर तो जाता ही नहीं, या तो निकटस्थ से दूरस्थ की ओर होता है, ये शीर्ष पुच्छक हो गया, तो होता ही नहीं ऐसा, तो विकास का ही नहीं होता है। सकल मोटर विकास, ठीक है, ग्रोश और फाइन, ठीक का मतलब क्या होता है, फाइन होता है, इसका सकल का मतलब ग्रोश, ठीक है। सकल को आप देखो भाषा चेंज कर दी इसने, सकल को आप स्थूल भी बोल सकते हो, ठीक है, और फाइन को आप सूक्ष्म भी बोल सकते हो। विकास जो होता है ना, हमेशा याद रखना, अपनी किताबें मैंने डाल रखा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। बच्चा शुरुआत में पूरा हाथ उठाएगा या पूरा पैर उठाता है, फिर वो अंगुलियों को यूज करेगा। तो गामक विकास, मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है ना, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ये हमेशा याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भाषा चेंज कर दी, सकल का मतलब यहाँ स्थूल से है, और ठीक फाइन का मतलब सूक्ष्म से, याद रखना, किससे, सूक्ष्म से। मेरी वाली किताब में सब है, साइकोलॉजी है, आईसीटी है, शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी 2009 है, नवीन शिक्षा नीति है, आरटी 2011 है, सब कुछ है, एक किताब में सब कुछ डाला है। ओके दीपक जी, सब किस कम कीजिए ग्रेड सेकंड की, ठीक है, कल कर देंगे, कल एक ऑफर निकाल देंगे जिसमें 20 से 30% छूट रहेगी। ओके 20% का निकाल देते हैं कल। रेट मुख्य परिषद घोषित हो गई, बुक का ऑनलाइन लिंक टेलीग्राम पे डाला था मैंने, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ना, सूक्ष्म से स्थूल। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, ये नोट कर लेना, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। एक कार्य के दौरान मनीषा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात करती है, कर रही है कि किस प्रकार कार्यों को आगे बढ़ा सकती है, भाषा और विचार पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण, कौन सा भाषण, निजी भाषण, इसको व्यक्तिगत वार्ता भी बोल सकते हो, इसको आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच भी बोल सकते हो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर स्पीच, ठीक है। एक कार्य के दौरान मनीषा जो है वो स्वयं से इस बारे में बातचीत कर रही है कि किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है, भाषा और विचार पे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी संभाषण, ये पर्सनल वार्ता, इनर स्पीच, बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मैं सोच रही हूं, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि सर ग्रेड थर्ड की एग्जाम आ गई, रिट मेंस का एग्जाम आ गया, जनवरी में प्रस्तावित है, तो आप सोचोगे कि जैसे मुझे कैसे क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, करंट में कैसे तैयार करना है। तो आप सोच रहे हो कि मैं जीके के अंतर्गत ये काम करूंगी कि ओम कला संस्कृति की ये किताब लेके आ जाऊंगी, ओम प्रकाश की किताब लेके आ जाऊंगी, और राजस्थान के इतिहास के ऊपर मैं ये गाइड लेके आ जाऊंगी, और उसके बाद करंट में क्रोनोलॉजी पढ़ती रहूंगी, और उसके बाद साइकोलॉजी में, मैं मेरी बढ़ाई कर रहा हूँ, याद रखना इसमें मैं मेरा नाम लूंगा, साइकोलॉजी में धीर सर की किताब आ गई, बढ़िया किताब है, उसमें शैक्षिक परिदृश्य भी हो जाएगा, सूचना तकनीकी भी हो जाएगी, 50 नंबर का पार्ट पूरा का पूरा तैयार हो गया। उसके बाद क्या बचा, ज्योग्राफी में मैं हरिमोहन सक्सेना देख सकती हूँ या कोई भी गाइड का पार्ट देख सकती हूँ, ठीक है। राज्यव्यवस्था कोई बड़ा पार्ट है ही नहीं, इसमें एक दो गिनती के टॉपिक हैं, इस प्रकार से। मतलब आप सोच रहे हैं मैं अक्टूबर तक तो लगभग ये चीजें कवर कर लूंगी, नवंबर के अंतर्गत ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, सब्जेक्ट कवर करने हैं, अक्टूबर नवंबर में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, दिसंबर में मैं रिवीजन पे ध्यान दूंगी, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह पे ध्यान दूंगी, बस। ये अब अपने आप को आप रेगुलेट कर रहे हो कि मुझे करना कैसे है किसी कार्य को, तो सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन में निजी संभाषण को इसने बहुत इंपॉर्टेंट माना था, कि जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए एक पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये सेल्फ रेगुलेशन है, याद रखना, ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है। और हमेशा अपने साथ एकांत में बात जरूर किया करो, मैं हमेशा बोलता हूं,
ये जिंदगी में हर इंसान धोखेबाज मिलेगा, लेकिन कभी अपने घर की छत पे बैठ के, और इस समय रात का नजारा है देखिएगा, और ये आसमान को देखना, टूटते हुए तारों को देखना, तार चंद्रमा को देखना, बैठना और विचार करना कि मुझे कैसे क्या करना है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा आपको। आप में जो डिप्रेशन आएगा ना वो दूर हो जाएगा। यार कितना आसमान है, कितने तारे हैं, इनमें से कुछ तारे टूट जाते हैं, टूटना हमें भी है, बिखरना हमें भी है एक दिन, लेकिन जब टूटेंगे तो हमारी चर्चा होगी बस। इस प्रकार से अपने आप के साथ समय बिताया करो, अपने आप के साथ चर्चा किया करो, अपने आप का एक प्लानिंग किया करो। ये बहुत है, ये धोखा नहीं देगा आपको, खुद आप कभी अपने आप को धोखा नहीं दोगे, बाकी दुनिया धोखा दे सकती है। तो सेल्फ रेगुलेशन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट। स्वनियमन, ठीक है, ए ऑप्शन याद रखना। आत्मकेंद्रित तो वो होती है जब बार बार को दोहराते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द, इसमें सब चीजें आ गई, मानसिक स्वास्थ्य, लर्निंग डिसएबिलिटी, ठीक है, विशेष कठिनाइयां। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी होती है, बट वो स्पेशली विकलांग बच्चों को लिए होती है, इंटीग्रेटेड विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर होती है। विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा बात करती है सब विशिष्ट बालकों की, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट होता है याद रखना इन सब का, वो होता है डी विशेष शिक्षा। ये सब इसके पार्ट होते हैं, तो सबसे व्यापक जो पार्ट है ना वो विशेष शिक्षा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर पता नहीं है छत्तीसगढ़ टेट में क्या माना जाएगा, बट यदि मैं इसका आंसर दूं तो डी ऑप्शन ज्यादा, विशेष ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तीनों इसके पार्ट हैं विशेष शिक्षा के, स्पेशल एजुकेशन के। इसलिए आंसर क्या होगा, डी, विशेष शिक्षा। यह कहा जाता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा परिभाषित किया जाएगा। तो विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, अंतःक्रिया सिद्धांत तो कहता है वंशानुक्रम वातावरण के परिणाम है। निरंतरता कहेगा कभी समाप्त नहीं होगा। अंतर संबंध का मतलब एक विकास अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा। और एकीकरण का मतलब क्या है कि आप बच्चा शुरुआत में एक अंक का प्रयोग करता है, फिर उसके अवयव का प्रयोग करता है और लास्ट में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बी, एकीकरण। निरंतरता मतलब बी ऑप्शन, निरंतरता। व्यक्तित्व को मापने की विधि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी विधि क्या है। व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रेक्षेपण तकनीक, प्रयोगात्मक। तो सभी को पता है टीएटी क्या हो जाएगी, प्रेक्षेपण। मुख्य तिथि घोषित कर दी गई है, मुख्य तिथि जनवरी प्रस्तावित है, अभी वेट करें। अभी नकुल सर की थर्ड ग्रेड पारिक मैथ की बुक आ चुकी है अपनी अवनी की। सर आज आप कहाँ गए थे, कहीं नहीं गए सचिन, यही हूँ सर, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं आपकी हर क्लास देखता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। ओके, सी, प्रक्षेपण। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सिद्धांत गलत है, कौन सा सिद्धांत गलत है विकास का। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सही है। विकास संयोग, संयोग नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं, विकास नहीं होता है, ये इतिहास में चलता है संयोग, मनोविज्ञान में संयोग शब्द कहीं नहीं आता है, तो गलत है, संयोग नहीं होता, अंतः क्रिया का परिणाम होता है। अंतः क्रिया शब्द होता तो सही होता, संयोग शब्द गलत है। ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया सही है। अनुमानित है, प्रीडिकेटेबल है, अनुमानित होता है विकास, भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे में ये लक्षण प्रकट होंगे, किशोरावस्था में लक्षण प्रकट होंगे, शेषावस्था में लक्षण प्रकट होंगे, तो अनुमानित है, प्रिडिकेशन किया जा सकता है, बट संजोग नहीं है विकास। तो डी ऑप्शन गलत, ये बी ऑप्शन गलत है, याद रख, संजोग नहीं होता। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, सही है, यह भी होता है विकास। अभिप्रेरणा के परिणाम, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला, यह भी सही है। चारों ही अपने आप में किसी न किसी रूप में सही दिखाई दे रहे हैं, आप बताओ कौन सा बेस्ट आंसर है। एनसीईआरटी आरबीसी वन लाइनर बुक अवनी की कब तक आएगी, तैयार हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। साइंस की बुक बताओ, साइंस पे थोड़ा सा मुझे टाइम दो, कल या परसों बताता हूं आपको। नमस्ते सूरतगढ़ से। छत्तीसगढ़ का कोर्स पूरा कब तक पूरा हो जाएगा, ग्रेड थर्ड का पूरा जीके कोर्स क्या, अक्टूबर टारगेट है हमारा, अक्टूबर तक कंप्लीट करवा देंगे आपको, अक्टूबर तक कंप्लीट करवा देंगे। सितंबर में मान के चलिए कि 70% हो जाएगा, अक्टूबर में बाकी जो है बचेगा वो हो जाएगा, बाकी जो अक्टूबर में बचा वो हो जाएगा।
ओके, आंसर क्या होगा बता रहे हैं बच्चे? 3 डी। सी डी क्या आ रहा है? डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। ज्यादा सही डी आ रहा है, एकदम ज्यादा सही डी होगा। परिपक्वता, मेच्योरिटी तो होती है, विकास हमेशा परिपक्वता का परिणाम होता है। मेच्योरिटी जरूर होती है विकास में लगभग, ठीक है। परिपक्वता, अधिगम, वंशानुक्रम, वातावरण, ठीक है। और परिपक्वता अनुभव के परिणाम से जो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन, बाकी ये भी किसी न किसी रूप में सही है, बट डी ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्या? डी ज्यादा बेटर ऑप्शन। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से रिलेटेड है? विद्रोह बाल्यावस्था, शेषावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, बताएं कौन सी होगी? स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर प्लीज। राजपूत जी आपकी बात को स्कूल ग्रेड फेस्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं आप? चलिए स्कूल मैनेजमेंट का एक बढ़िया सेशन रख लेंगे, लगभग 40 से 50 प्रश्नों का एक, जिसपे करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जहां से लगभग चीजें आ जाएंगी। स्कूल मैनेजमेंट पे कोशिश करेंगे एक सेशन ऐसा बढ़िया सा यूट्यूब पे। ओके, आगे देखिए। विद्रोह, विद्रोह हमेशा बाल्यावस्था में तो होगा ही नहीं, बच्चा बहुत आदर्शवादी होता है, से भी नहीं होगा, डर से डरता है। पूर्व किशोरावस्था और मध्य किशोरावस्था, तो देखो मध्य किशोरावस्था तो अब आप लोगों की स्थिति एकदम ठंड हो जाए, टाबर ज्वाला एकदम डाउन हो जाए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं, मैं कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर के बच्चों की क्लास लेता हूं आजकल, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बोलता हूं कि तुम परी वाली किशोर अवस्था से निकल के आए हो, तुम लोगों में जोश होना चाहिए, तुम्हारे अंदर उत्साह होना चाहिए, आग होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब जब आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं तो आप लोगों में से अधिकतर पड़े पड़े देख रहे हैं, मैं भी क्लास में बोल रहा था, कोई पढ़े है, कोई सो रहे है, कोई चून ले रहे है, कोई और ही कुछ कर रहे हैं, मतलब अलसाइडा सा पढ़े। एक तो परीक्षा की डेट आ गई, उत्साह जात में, सर परीक्षा की डेट जनवरी में आ रही है, मतलब टाइम पे हो रही है सर, अच्छे से करना है, बड़े तरीके से पढ़ रहे हैं। एक, अरे सर एग्जाम आ गई, डेट सर फिक्स है कि ठीक है गुरुजी अब क्यों उसी मंदो लागत, मतलब ए रोव लाग जा। ए वही किशोर, पूर्व किशोर अवस्था के बाद का लक्षण, जब आदमी केवल हर चीज में नेगेटिव ढूंढे। कौन पार पड़ा सर? 3 महीना में कौन पार पड़ा सर? कौन नहीं पार पड़ा? अब तो किताब ही कौन ले आया सर? कद पढ़ना गुरुजी, कौन पार पड़ा? एक होता है पूर्व किशोरावस्था, जहां युवा जोश, विद्रोह भी कर देगा, समर्थन भी कर देगा, मोहब्बत प्यार सब जोश के साथ होता है, पढ़ाई भी जोश के साथ हो। इसलिए हमेशा जिंदगी में लक्षण पूर्व किशोरावस्था का बना के रखना, क्योंकि तरुणाई है, ठीक जोश है, उत्साह है, आनंद है, जिंदगी को रस है, लाइफ ने रस में बना के रखनी, और रस में युवा जोश उत्साह होना जरूरी है, तभी रस रहेगा, वरना रस नहीं रहेगा। तो इसलिए खड़े रह जाए करो इनकी चीजों में, सर डेट आ गया अब तो कर देगा, खींच देगा, ये होना चाहिए। तो विद्रोह की प्रवृत्ति हमेशा पूर्व किशोरावस्था में होती है। क्या होती है? पूर्व किशोरावस्था। आगे देखो भाई, विकास की किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था बोलते हैं? लगातार 2% एक अवस्था से दबाव और तनाव, तो किशोर अवस्था हो जाएगा। स्ट्रेस का टाइम भी यही है, दबाव का टाइम, प्रेशर का टाइम भी यही है। स्ट्रेस तो दुनिया भर के होते ही है इस समय, परीक्षा का स्ट्रेस, जीएफ जी बीएफ का स्ट्रेस, ध्यान नहीं देता या ज्यादा ध्यान देने लग गया, वो स्ट्रेस पता चल जाएगा। स्ट्रेस, घर वालों का दबाव का स्ट्रेस, हजारों स्ट्रेस है इस समय, तूफान आते रहते हैं इमोशंस में। एक बार आता है घर छोड़ के भाग जाए, दूसरी बार दादा को चिट्ठी दिखा रहा, बूढ़ी ठोकर को जे नहीं पाया तो बीच में रहेगा, तो ये अनावश्यक स्ट्रेस सब यहाँ पे आता है। आप लोगों की इसके बाद भी स्ट्रेस, अभी भी स्ट्रेस है, गुरुजी मार दो, तो स्ट्रेस स्ट्रेस चल रहे हैं। जिंदगी में स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आप क्या लगते हो नौकरी लगने के बाद स्ट्रेस नहीं हो, नौकरी लगने के बाद और बड़े स्ट्रेस है, ये याद रखना है इस चीज को। यदि आप इस बात से यदि करो कि गुरुजी नौकरी लगने के बाद तो जिंदगी, नौकरी लगने के बाद तो और बड़े स्ट्रेस आएंगे, इसलिए जिंदगी में कभी स्ट्रेस के सामने ये झुकना मत सीखो। स्ट्रेस को भी इंजॉय कर किया जा सकता है, स्ट्रेस को भी आनंदित एक घटना बनाई जा सकती है, वो तुम्हारे नजरिए पे और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। स्मृति स्तर, अच्छा प्रश्न है ये, मतलब बढ़िया लेवल का प्रश्न है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल और समझ यानी बौद्ध स्तर और बौद्ध स्तर के शिक्षण मॉडल में कौन सा चरण सबसे प्रमुख है? स्मृति स्तर किसने दिया था? हर्बर्ट ने। किसने दिया था? हर्बर्ट ने। समझ स्तर, बौद्ध स्तर किसने दिया था? मोरिसन ने दिया था।
मेमोरी शिक्षण के 3 मॉडल है, स्मृति, बौद्ध और चिंतन स्तर। चिंतन स्तर दिया था हंट ने। और आप दोनों को तुलना करना, अपनी किताब में भी देख लीजिएगा, आप मिलान कर लेना। मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं जो साबित करते हैं कि वो किताब किस लेवल की है। स्मृति और बौद्ध स्तर की मैंने पूरी टेबल दे रखी है, ठीक है। ग्रेड 3 में तो सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन अपने ग्रेड फर्स्ट में और आपके रीट में सिलेबस में था, स्मृति और बौद्ध स्तर। तो वहां मैंने पूरी टेबल में दे रखा है कि दोनों में समान स्तर जो है ना, दूसरा स्तर वो है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। ये प्रस्तुतिकरण दूसरा स्तर है। ये दोनों में समान और सबसे महत्वपूर्ण स्तर यही होता है विषय वस्तु को जब प्रेजेंट करते हो। तो स्मृति और समझ स्तर में सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या होगा? डी, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण ऑफलाइन बैच का बताते हैं, जयपुर का और सिक्कर का ही विचार तो है, मन तो है कि बच्चों से अच्छे से मिलें, पढ़ाएं, बढ़िया तरीके से मोटिवेट करें उनको। टेलीग्राम चैनल एक है अपना धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल के नाम से, आप DH5AV सर्च करना, DH5AV ये सर्च करना। इस नाम से जैसे सर्च करोगे तो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जिसपे 1,21,000 सब्सक्राइबर है। कितने हैं? 1,21,000। ये अपना ऑफिशियल चैनल है DH5AV। तो प्रस्तुतिकरण पूर्ण बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ कौन सिद्धांत पूर्ण बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ अंतर्दृष्टि। बताओ भाई, आंसर बताओ इसमें से। अच्छा लगेगा मुझे आंसर बताओगे इसका। कौन सिद्धांत पूर्ण बलन सिद्धांत कहलाता है? बताओ बताओ, फटाफट बताओ। गुरुजी लब्बट जय स्तवर, आशीर्वाद आशीर्वाद गणो ही बेटा। सर प्लीज बताओ ना, सिलेबस का समझ में नहीं आ रहा। किसका सिलेबस समझ में नहीं आ रहा अनीता? इस प्रश्न का आंसर बताओ। सर कल बुक मिल जाएगी, कल बुक मिल जाएगी 100%। शिक्षण विधियों की बुक्स पे देखते हैं भाई। मैं गणित की बुक तो हमने निकाल दी मेथड्स की, बाकी का SST की निकाल रखी है। रीट ऑफलाइन जयपुर सीकर, रीट साइंस की किताबें भी काम चल रहा है हमारा। मैथमेटिक्स की किताब कल आ जाएगी, मिल जाएगी आपको सब जगह। साइकोलॉजी की आएगी, शैक्षिक परिदृश्य की आ गया, ICT आ गई। बी आ रहा है बी। अरे दिमाग कौन लगाओ थे, थारी आई बात है, प्रॉब्लम है, दिमाग कौन लगाओ थे, बोड़ा बहुत हो रहा है। बलन का सिद्धांत किसको बोलते हैं? या तो हल के सिद्धांत को बोलते हैं, या किसके सिद्धांत को बोलते हैं? स्किनर के सिद्धांत को। उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया? पावलोव ने। सूझ अंतर्दृष्टि किसने दिया? कोहलर ने। किसने दिया? कोहलर ने। स्फूर्त ऑपरेट, ऑपरेट कंडीशनिंग, सक्रिय शब्द आपने अपनी किताब में डाल रखा होगा मैंने, सक्रिय अनुकूलन। स्फूर्त ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसका है? ये स्किनर का सिद्धांत है और इसका केंद्र बिंदु है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जब सही करोगे ना, तब मजा आएगा। अब आधे उलझ जाएंगे, मैं कह रहा हूं आधे नमूने जनता है। अब ये दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग, पेपर हल करने का तरीका नहीं है तुम लोगों को। यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी उत्तर सही हो जाएगा। यार उद्दीपन प्रतिक्रिया थॉर्नडाइक आ गया, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव आ गया, ये कोहलर आ गया। इन तीनों को तो बोलते ही नहीं है। बच्चा कौन सा? ये बच्चा। दिमाग लगाया करो, दिमाग लगाते नहीं हो। वही कह रहे हो ना, आधी जनता है कि अरे 90% है कहीं थे। सोचो ग्रेड फेस्ट हो, ग्रेड फेस्ट में इस बार सबसे आसान कंपटीशन। जो बच्चे बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे थे पिछले, सामने खड़ा होना सीखो। कि किसी एक पेपर में तुम्हारे नंबर कम आए हैं, साबित करना है कि देखना ये तो परी पेपर था, अभ्यास पेपर था, इसको इजी वे में लो और मेन पेपर में ठोक के आ जाओ साहब। जो सपने तुम्हारे माँ बाप ने देखे हैं उनको सच करना सीखो। अपने कल में नहीं, आज की जो गलती है उसको छोड़ो। कल की जो गलती है उसको छोड़ो, अपने आज में उड़ना सीखो। इस दुनिया को जवाब अपनी बातों से नहीं, अपने हौसलों से देना सीखो। ये जिंदगी है, ये बहुत जरूरी है। कोई एक पेपर में नंबर कम आना तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा। चैलेंज लिया करो यार। लाइफ एक मैजिक है, जादू है, उत्साह से भरा हुआ जीवन है। एक साल की मेहनत को तुमने एक पेपर के आधार पे सोच लिया कि सर मैं तो बाहर हो गई। कैसे बाहर हो गई? और ये डिप्रेशन की बातें मत किया करो, ठोक को।
मैं बता दूं तेरी औकात क्या है, इतना ताकत अपने अंदर पैदा करो। रोने की बातें, मरने की बातें क्यों करते हो पता नहीं, मुझे तो अजीब लगता है यार। कोई आदमी इतना मोटिवेट करने वाला तुम्हारे साथ हर समय खड़ा है, तुम फिर भी कहते हो डिप्रेशन आ रहा है। काहे का डिप्रेशन आ रहा है? ऐसे 14 आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। 26 अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21। देखो आरटी से संबंधित अनुच्छेद एक तो 45 है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व था। लेकिन मौलिक अधिकार जो दिया गया है वो स्पेशली डी अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। वैसे अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों की तरफ बात की गई थी कि राज्य का कर्तव्य होगा, याद रखना, लेकिन ऑप्शन डी करना है, अनुच्छेद 21। अच्छा प्रश्न है। पीयर रेटिंग, ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया था, जो एनसीईआरटी वाली सीरीज करवाई थी उसमें। एनसीईआरटी वाली सीरीज को जो नई ऑब्जेक्टिव किताब आई है उसमें लास्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किताब में ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के बच्चे जरूर देखना ऑब्जेक्टिव वाले को, ठीक है। बाकी ग्रेड थर्ड के लिए भी उतनी उपयोगी है, क्योंकि उसमें आरपीएससी के सब प्रश्न, बाकी प्रश्न, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाली पूरी सीरीज। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीयर रेटिंग क्या है? नाम से तुक्को ही लगा देंगे प्रश्न। पीयर ग्रेडिंग, पीयर मतलब अपना साथी वाला, आपका जो समूह है वो, साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। कोसलो का एक कठिन मूल्यांकन, एक मूल्यांकन तकनीक है, उपकरण है, जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य उसके जो साथी एसोसिएट हैं वो करते हैं। ठीक अर्थ से पता लग जाता है ऐसे प्रश्नों का, ए ऑप्शन, अर्थ से पता लग जाता है। राजस्थान के मैटर पे आप जा डाल सकते हो, बट ज्यादा मत चक्कर में पड़ो, मैटर दुनिया भर का आ रहा है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि बेटर कौन सा है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें भी एक कोशिश करेंगे ग्रेड थर्ड को लेकर एक अच्छी टेस्ट सीरीज, पूरी राजस्थान जीके को लेकर इतनी टेस्ट सीरीज हो जिसमें से पूरे ओल्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र, जैसे मैं साइकोलॉजी में लेता हूँ ना टेस्ट, कि 5 प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बनाता हूँ, जिससे पूरे ओल्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र रिवाइज हो जाते हैं। वैसे एक जीके में भी हम प्लान कर रहे हैं, एक अच्छी टीम बनाकर कोशिश करेंगे, याद रखना। वैसे हमने जो फैकल्टी जोड़ी है बहुत बढ़िया, हमारी हिस्ट्री की क्लासें बहुत गजब की हैं अपने ऐप पे, जीके पे। कला संस्कृति किताबें बहुत, जी क्लासें बहुत गजब की हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया, बल्कि इसमें भी निम्न शामिल है: प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य। बताओ इसका आंसर। जो इस बच्चे का इस प्रश्न का आंसर बताएगा उसको 2 रुपए, उसको 2 रुपए का कूपन कोड जारी किया जाएगा आगामी कोर्स में। जो इस प्रश्न का आंसर सही बताएगा उसको 2 रुपए का कूपन कोड, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, 2 रुपए का कूपन कोड पक्का है। 5 रुपए का कूपन कोड, 10 का, 10 का कूपन कोड पक्का है। बता दो रे, चेप दो। 10 को कूपन कोड, 15। वेरी गुड, हुशार टाबर। सगड़ा ही कूपन कोड के चक्कर में, 10 15 के चक्कर में तो मतलब मोटिवेशन ही हुआ है। देखो मोटिवेशन में फर्क ही हुआ है। कूपन कोड 1 रुपये से लेके 15 तक पूछो, तेरे में तो टाबर धड़ा धड़ा आंसर दे लगा। ए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। समझना इसको, विशेष शिक्षा में सबको पता है, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े, प्रॉब्लम चाइल्ड, बाल अपराधी, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, ठीक है, विकलांग बच्चे, ये सब बच्चे इसमें आते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर प्रतिभाशाली कैसे आएंगे, ये आ जाएंगे, अरे ये कैसे आएगा, माधुर्य कैसे आएगा, ये है ही नहीं इसमें। ये बच्चे हैं सब विशिष्ट बालक, वो सब आएंगे, तो ए आंसर आएगा। क्या आएगा? ए आंसर। 6 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है, क्या है ये? बहुत अच्छा प्रश्न है। 6 7 वर्ष का बच्चा दूसरा दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो सेंट्रिज्म है, क्योंकि बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो कल्पनाशील है। बताओ क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अरे क्योंकि वो इगोसेंट्रिज्म है, आत्म केंद्रित है। पियाजे क्या कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जब बच्चा इगोसेंट्रिज्म होता है तो ये समझ नहीं पाता है, वो कहता है मेरा दृष्टिकोण सही है। जो 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग किया था पियाजे ने, वही तो था, अहम भाव। मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं वही सत्य है, बाकी सब गलत है। बच्चा ये मानने लग जाता है, ये उसका एक प्रकार से उसका माइंड सेट डेवलप हो जाता है, इगोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो ये हमेशा इसको मान के चलिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसमें बच्चा पाया जाता है, ये आत्मकेंद्रित होता है, इगोसेंट्रिज्म बोलते हैं इसको। बी ऑप्शन।
हाँ भाई आगे देखो 25 नंबर का प्रश्न। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण, अच्छा प्रश्न है, मतलब 4-5 प्रश्न तो बहुत गजब के हैं। बच्चा भौतिक फिजिकल और सोशल रियलिटी की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, ये विशेषता है। भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक या सामाजिक विकास, बताएं। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। ऑफलाइन क्लासेस को फिक्स टाइम बताओ यार, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा लगता है मैं बंद जाता हूँ ऑफलाइन से, मैं भी थोड़ा सा ऑनलाइन पे इतना व्यस्त रह जाता हूँ कि कई बार लगता है करेंगे नहीं करें। लक्ष्य गाइड जीके में देखो ठीक है, गाइड सब एक जैसी होती है, कोई भी एक लिया हो। बाकी पहले तो इसका बहुत अच्छा था मैटर, आजकल थोड़ा इन्होंने मैटर इतना ज्यादा डाल दिया है। लक्ष्य की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कंटेंट इतना डाल दिया दुनिया भर का, अब बच्चा जी सेलेक्टिव नहीं है, उसको अप्रोच नहीं आता ना, पढ़ने का तरीका नहीं है ना उसको, तो वो बेचारा फंस जाएगा कि क्या छोड़ना है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छे लोगों से कि कैसे क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर का अनुमान, बाकी गाइडों में मैटर बहुत डाल रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, सब कुछ पढ़ा नहीं जाता है। हिंदी की टेस्ट सीरीज बहुत गजब की है, अपनी ग्रेड 3 की हमने शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आएगी हिंदी वाली, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आएगी। ग्रेड 3 के बच्चे जो हिंदी विषय से देना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो सर। 100 से SST की भी हम सोच रहे हैं। क्या आएगा आंसर? बी, बौद्धिक विकास। याद रखना, अवधारणा जहां आ गया ना, कॉन्सेप्ट जहां आ गया, वो बौद्धिक विकास हमेशा आएगा, ठीक है। भौतिक मतलब वस्तु के बाह्य स्वरूप के बारे में, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनके बारे में एक प्रतिबिंब बनाना। और रियलिटी, वास्तविकता क्या है? तरकना की अवस्था है कि ये सही है और ये गलत है, ये तरकना है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास। समझने वाला प्रश्न था। कौन सा बौद्धिक विकास तत्व नहीं है? भी अच्छा प्रश्न है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता। भाई क्रिएटिविटी मानसिक क्रिया है, चिंतन ही मानसिक क्रिया है, कल्पनाशीलता ही मानसिक क्रिया है, सहनशीलता एक सामाजिक, एक प्रकार से इमोशनल क्रिया है। क्या है? एक इमोशनल क्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी नहीं है बौद्धिक क्रिया। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अच्छा प्रश्न है व्यक्तित्व के संदर्भ वाला, देखना इसको। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा होता है, यूनिक होता है, स्पेशल विशिष्ट होता है। यूनिक है हर बच्चा, मैं जो आपको कहता हूं आप बहुत स्पेशल हो, सब स्पेशल हो, सब बनोगे। वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ होता है, ये भी सही है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये दोनों इसके व्यक्तित्व के पार्ट होते हैं, फ्राइड ने बताया। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, गलत बात है। केवल बाह्य रूप तक सीमित कैसे हो सकता है? बाह्य रूप तो ये है कि अपने बाहरी रूप से किसी को देखा और कहा यार बहुत अच्छा है, खराब है, क्या है। व्यक्तित्व आंतरिक, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इन सब से मिलके बनता है। इसलिए व्यक्तित्व केवल बाह्य रूप तक सीमित नहीं कर सकते, आंतरिक और बाह्य दोनों का मिश्रण है। आज ही मैंने लेवल उसमें जो थर्ड ग्रेड का अपना साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें बताई थी, व्यक्तित्व पढ़ा रहा हूं उसमें बताई थी ये बात। भूगोल की अच्छी बुक बताइए। देखिए भूगोल की सही तरीके से बताऊं क्या, भूगोल की मार्केट में अभी तक कोई अच्छी बुक उपलब्ध नहीं है, ये सबसे बड़ा अभाव है ज्योग्राफी पर। हरिमोहन सक्सेना को अपन देख सकते हैं, हिंदी गणित अकादमी किताब है, या फिर कोई गाइड के रूप में मैं देखना पड़ेगा मेरे को। 1-2 दिन का टाइम, 2 महीने का सबका रिव्यू करता हूँ, 5-7 किताबें मंगा के देखता हूँ बड़ी बेस्ट किताब कौन सी। तो डी ऑप्शन गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिक, देख सकते हैं हिंदी गणित अकादमी किताब है, या फिर कोई गाइड के रूप में मैं देखना पड़ेगा मेरे को। 1-2 दिन का टाइम, 2 महीने का सबका रिव्यू करता हूँ, 5-7 किताबें मंगा के देखता हूँ बड़ी बेस्ट किताब कौन सी। तो डी ऑप्शन गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है? कौन सा कारक व्यक्तिगत कारक नहीं है? साथी समूह, पीयर ग्रुप, हेल्थ, इमोशंस, बुद्धि। भी स्वास्थ्य आपका खुद का प्रभावित करेगा, इमोशंस भी आपके व्यक्तिगत होते हैं, बुद्धि भी आपकी है। साथी समूह क्या है? ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल कारक थोड़ी है, तो दूसरा हो गया, बाह्य वातावरण से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये बाकी आपके अंदर निहित है, साथी समूह आपके अंदर निहित नहीं है, बाहरी कारक है, याद रखना। तो व्यक्तिगत कारक नहीं होगा, ये बाहरी कारक होगा, साथी समूह। तो ये ऑप्शन हो जाएगा साथी समूह। रेट में नॉर्मलाइजेशन की बात बता दी मैंने, संभावना है। 29 नंबर का प्रश्न देखो भाई।
लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार कार्य संपादित करना वह कुछ करना क्योंकि दूसरे उससे स्वीकार करते हैं, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग कोई कार्य को करना क्योंकि वो उसे स्वीकार करते हैं इसलिए कर रहा हूं। नेचर का प्रतिनिधित्व है। तो देखो समाज, घर वाले या दूसरों के अकॉर्डिंग जब कोई कार्य को करेंगे अपन, तो अपने को सबको पता है ये तो कन्वेंशनल स्टेज है, परंपरागत स्तर है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल में अपने व्यक्तिगत मूल्यों, व्यक्तिगत तर्कना के आधार पर करते हैं, और जो पूर्व परंपरागत होता है वहां दंड से बचने के लिए करते हैं। यहां लोगों की एक्सपेक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब वो पारंपरिक है, कन्वेंशनल है। वो क्या है? कन्वेंशनल है, पारंपरिक है, याद रखना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि एक पेन बी पेन से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन थॉट को प्रेजेंट कर रही है। स्पेशली पियाजे ने एक ट्रांसमिशन की बात की है। इसने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बात की है कि बच्चा वर्गीकरण कर लेता है, तुलना कर देता है और संबंध स्थापित कर देता है। तो वर्गीकरण करना, तुलना करना, संबंध स्थापित कर देना, रिवर्सिबिलिटी उसमें डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है, ट्रांसमिशन थॉट उसमें डेवलप हो जाना। तो ट्रांसमिशन थॉट की विशेषता एक प्रकार से इसने चर्चा की है। तो ये क्या है? सीरिएशन, क्रमबद्धता, संरक्षण, कंजर्वेशन। इसमें तो ये होता है संरक्षण, मतलब कि वस्तु के बाह्य स्वरूप में बदलाव होने पर भी आंतरिक गुणों में बदलाव नहीं होता, इस संरक्षण। तो ये तो नहीं है। क्रमबद्धता मतलब वस्तुओं को एक सीरियल क्रम में जचाना, तो ये दोनों नहीं हो सकते। फिर है सकर्मक विचार और काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता, काल्पनिक डिडक्टिव, इसमें संभावना से वास्तविकता की ओर चलते हैं। ए बी से लंबा, ये तो एक निर्धारित निष्कर्ष दिया है, संभावना तो है ही नहीं इसमें, तो सी भी नहीं हो सकता। सकर्मक विचार ये होता है ट्रांसमिटिव थॉट, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ये ट्रांसमिटिव थॉट होता है, ठीक है। मतलब जो वर्गीकरण करना, संबंध स्थापित करना, उसी को अपन सकर्मक एक प्रकार से बोल सकते हैं। ये ट्रांसमिशन थॉट होता है जहां बच्चा कंपैरिजन करता है कि वो चीज कैसे क्या है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। इसका वर्ड देख लेते हैं अपन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, हाँ, ट्रांजिस्टिव थॉट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टिव जो थॉट है ना, ये यही होगा। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, ये तो नहीं होगा। तो सीरिएशन भी नहीं होगा, कंजर्वेशन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांजिस्टिव थॉट, ठीक है ना, सी ऑप्शन। सकर्मक विचार, ये अच्छा प्रश्न है। वर्गीकरण करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है, कंपैरिजन कर लेगा। ओके, और बताएं कोई विशेष प्रश्न हो तो। पेपर तो हो गया अपना। सर आपसे कभी बात हो सकती है क्या? बात कर लेना कभी भी कोई दिक्कत हो तो। अवनी से सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर निकालें। अवनी से मैथ के सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर तो आ गए हैं, मैथ के सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर आ गए हैं, मैथ की सेकंड ग्रेड की बुक भी आ गई है, और ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत अच्छे मॉडल पेपर आए हैं। गणित सेम, गणित फर्स्ट ग्रेड जो बच्चे दें वो जरूर देखें उनको, ओमार सेट के साथ। कल बुक मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी। रिजल्ट पे अभी तो देखो, रिजल्ट पे कोर्ट का स्टे विस्टे कुछ नहीं है, कुछ बच्चों ने लगा रखा कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। फर्स्ट विद्यालय विषय कोई एक गाइड ले आओ, अच्छी लाना। लेकिन जैसे मैंने अभी अपनी वाली किताब निकाली ना, शैक्षिक परिदृश्य सूचना तकनीकी साइकोलॉजी, तो मैंने मार्केट से 3-4 किताबें देखी, तो मुझे लगा यार बहुत अजीब सा मैटर, कोई सीक्वेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई कंटेंट नहीं। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि वो गाइड कैसे लेके आ रहे हो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो किताबें बच्चे खूब सारी खरीद रहे हैं। दुकान वालों ने बताया कि सर अब तक 10 से 12 हजार तो बिक चुकी हैं, आप लेट हो। तो मैंने कहा चलो, 10 से 12 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं कि कंटेंट क्या होता है। अब उन बच्चों ने खरीदी है और बच्चे उसको पढ़ेंगे भी। जब स्कूल मैनेजमेंट शैक्षिक परिदृश्य में विद्यालय प्रबंधन लिख रखा, विद्यालय प्रबंधन पे कोई मैटर नहीं, विद्यालय प्रबंधन की समितियां लिख रखी हैं, उसमें एसएमसी का मामूली जिक्र है, एसडीएमसी का जिक्र नहीं। धारा 12 में सिर्फ 2-4 बातें लिख रखी हैं धारा 12 में, जबकि धारा 12 बहुत बड़ा पार्ट टॉपिक है, लेकिन जिक्र ही नहीं कर रखा है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में राजस्थान की भूमिका पे जो भी मार्केट में अपनी किताब आने के बाद हो सकता है लोग कॉपी कर लें, लेकिन कहीं भी राजस्थान की भूमिका पे मैटर नहीं दे रखा राजस्थान, जबकि टॉपिक ये है कि नवीन शिक्षा नीति में राजस्थान की क्या भूमिका है।
जबकि किसी गाइड में शैक्षिक परिदृश्य की कोई किताब में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि राजस्थान की क्या भूमिका है, जबकि अपने राजस्थान की भूमिका पे 1-1.5 पेज डाला है पूरा कि राजस्थान में ये चीजें की जा रही हैं नवीन शिक्षा नीति के तहत। तो मतलब ऐसे ही निकाल रहे हैं लोग, गाइडें निकाल रही, लोग खरीद रहे हैं। तो इसलिए कई बार लगता है कंपटीशन बहुत आसान है जब बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सी गाइड कैसे खरीदनी चाहिए, एक बेस्ट कंटेंट कैसे हो सकता है। जो बड़े नाम चल रहे हैं, जो भी बड़े नाम है, वो लोग 4 दिन बाद सिलेबस आते गाइड निकाल देते हैं, जबकि कंटेंट है ही नहीं। आप उठा के देखना, तुलना करना अपना शैक्षिक परिदृश्य से, सूचना तकनीकी का पार्ट और उनके पार्ट, साइकोलॉजी का पार्ट। साइकोलॉजी में कुछ नहीं डाल रखा है, किसने बहुत अलग ही डाल रखा है, हद हो रही, सिस्टमेटिक नहीं है ये। कहीं ना कहीं हमें पहचान करनी पड़ेगी कि सही क्या है, गलत क्या है। तो कम से कम ये तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि मैटर जो मैं ले रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, क्या वो सही तो है क्या। पहली गलती अपनी यही होती है, जब अपन अस्त्र शस्त्र सही नहीं होंगे तो सफल कैसे होंगे। कम से कम कंटेंट तो अच्छा लें। कोई गाइड का बड़ा नाम, बड़ा पब्लिकेशन है, उससे मैटर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सबसे अधिक फर्जीवाड़ा करता है। इसमें जरूरी ये है कि अपन सही देखेंगे राइटर जो है उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसने रियल में कंटेंट अच्छा लिखा कि नहीं लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और बताएं कोई विशेष प्रश्न हो तो आपका। साइंस शिक्षण विधियों की बुक पे काम तो कर रहे हैं, देखो अब आप लोग जल्दबाजी करते हो, इसलिए अब वो आप ये हो जाता है कि यार अब तुरंत मैं पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए मुझे डर लगता है। अभी जैसे शैक्षिक परिदृश्य पे बहुत मेहनत की मैंने, उससे बहुत टाइम लगा, आप लोगों ने जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऑनलाइन बुक तो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, देख लीजिएगा। और कोई विशेष प्रश्न। टेस्ट पेपर ग्रेड 3 के लिए सर, रीट इंग्लिश, रीट इंग्लिश की बुक अवनी की है, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छा कंटेंट है। इंग्लिश की ग्रेड 3 की किताब अवनी से है अपनी, सब जगह मिल जाएगी। एक बार आप रेनवाल कब आओगे, रेनवाल दिल्ली जाता हूँ यार, आ जाना कभी भी। रेनवाल के बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं, 2-4 बच्चियां आ गई, पेन लेके आती हैं वो अलग हैं। एक बच्चा मिठाई लेके आया एक दिन, एक बच्ची टॉफी लेके आई एक दिन। बड़ा प्रेम करते हैं बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग लेके आना शुरू हो जाओ, ये बताया है मैंने। बुक्स की प्राइस क्या है, बुक्स देखो वैसे तो नॉर्मली बुक स्टोर पे डिपेंड करेगा, ये क्या है कि बड़ा सिस्टम, आप क्या करें इसमें, कुछ अपन भी नहीं कर सकते। इनका एक बड़ा प्रॉफिट होता है वैसे। बुक्स की मैक्सिमम प्राइस है 240 रुपए, लेकिन उसमें बुक स्टोर वाला आपको 210 से लेके 220 के बीच में दे सकता है। ठीक है, 240 मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है ना, फिक्स प्राइस है बट वो मैक्सिमम है। इनका बीच का होता है कमीशन, अब क्या करें, इनमें रखना पड़ता है वरना किताबें नहीं। तो 200 से लेके 210 के बीच में किताब दे सकता है आपको। ओके, थैंक यू। आज के लिए कल एक सेशन कर लेंगे आप लोगों का ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग। ग्रेड फर्स्ट के 3-4 पार्ट को लेकर मेरे पास डिमांड आई है। एक आईसीटी वाले पार्ट को मैं समझा दूं ग्रेड फर्स्ट में, एक स्कूल मैनेजमेंट वाले पार्ट के इंपॉर्टेंट 50% लेके पूरा स्कूल मैनेजमेंट समझा दूं, आईसीटी वाला ऐसे ही कर लें। और एक ग्रेड 3 का एक टाइम टेबल, एक अच्छा मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात है कंटेंट अच्छा चुनना, किताबें जो चुनो बढ़िया चुनना, क्योंकि बहुत अजीब सा हो रहा है, उथल पुथल करके ऐसे किताबें निकाल रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, डिप्रेशन को अपने आसपास मत आने देना आप लोग।